So, beta oxidation of fatty acid. What is beta oxidation of fatty acid? Beta oxidation is a catabolic process by which fatty acids are broken down in mitochondria and peroxisome to generate acyl coenzyme A, NADH and FADH. Actually क्या है कि fats को as a substitute of glucose we our body does use as like for energy production. and ये कहाँ पे होता है? ये mainly अपना जो होता है लीवर में होता है, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके अलावा पैरोक्सिसोम्स में भी ये होता है। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स, किडनी वगैरह में भी जो है हमारा फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन देखा जा सकता है। ठीक है, अब जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो अच्छा एडिपोज टिश्यू में भी होता है, ये बोलना भूल गया था मैं। खैर हाँ, वाई बीटा ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। देखिए क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चेन में कोई भी लेकिन फैटी एसिड मान लेते हैं ये वाला, इसके जो ये जो COH ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप है। और जो फंक्शनल ग्रुप के इस केस में फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट में जो एक जिस लाइक कार्बन से फंक्शनल ग्रुप ना, द कार्बन टू विच द फंक्शनल ग्रुप, इस केस में फंक्शनल ग्रुप पूरा का पूरा COH है एंड उसके बगल वाला कार्बन जो होता है उसको बीटा बोलते हैं। देखिए इस केस में जो है हम लोग जब अगर नंबरिंग करेंगे, जो हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबरिंग 1 2 3, तो ये इसको 1 लेंगे, इसको 1 गिनेंगे, फिर इसको 2, इसको 3, लेकिन जो अल्फा कार्बन होगा वो कार्बन नंबर 2 होगा, क्योंकि इससे पूरा का पूरा एक कौन जुड़ रहा है? पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप COH जुड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा एंड देन बीटा। सो कार्बन के हिसाब से थर्ड कार्बन पे क्या बोलते हैं, आपके थर्ड कार्बन पे आपका जो है बीटा ऑक्सीडेशन होगा, यानी क्योंकि वो बीटा कार्बन कहलाता है, थर्ड कार्बन। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जिस कार्बन से और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ उसका नेक्स्ट कार्बन है। ठीक है, तो ये बात हो गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कोएंजाइम ए, अच्छा एक पहले कैसे ही इसको ऑक्सीडाइज होता है तो इसको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कोएंजाइम ए क्या होता है। देखिए कोएंजाइम ए क्या है? वो बना है पेंटेथोनिक एसिड, देखिए विटामिन B5 से, एंड मार्केप्टो इथेनलामाइन। आई वुड सजेस्ट यू टू चेक इन द बुक द एग्जैक्ट नेम, आई मे हैव रिटन रॉन्ग या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पेंथोनिक एसिड दैट इज विटामिन B5 और मार्केप्टो इथेनलामाइन, ये दोनों से मिलकर बनता है कौन? एसाइल कोएंजाइम ए। एसाइल कोएंजाइम ए जो है इसका एक खासियत है कि इसके पास एक एसएच ग्रुप है। ये जो एसएच ग्रुप है ये एक्चुअली लाइक हाथ की तरह, लाइक मेरा पूरा आर्म समझ लिए, पूरा आर्म जो है वो मेरा क्या बोलते हैं फैटी एसिड है, और जो मेरा हाथ है वो एसएच ग्रुप है। तो ये जो है ना वो उसका हाथ है पूरा, लाइक कोएंजाइम ए का जो है हाथ है कौन? एसएच ग्रुप, जो कि प्रेजेंट होता है कोएंजाइम में ही। और ये क्या करता है कि ये जाके एसाइल लाइक फैटी एसिड्स को पकड़ता है। जब फैटी एसिड्स को पकड़ता है तो एक्चुअली क्या होता है कि फैटी एसिड्स में से जो है हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन नहीं बोल रहे, OH ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है। पकड़ते टाइम में हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करता है, जिसकी वजह से जो फैटी एसिड्स है वो एसाइल हो जाते हैं, वो एसाइल कहलाता है। और एसाइल के साथ में जब कोएंजाइम जुड़ जाता है थ्रू व्हाट चेन? थ्रू एसएच चेन विच इज एक्टिंग एज अ क्लॉव या फिर एज अ हैंड, जो कि पकड़ने का काम कर रहा है या फिर जोड़ने का काम कर रहा है कोएंजाइम ए और एसाइल को, तो वो हो जाता है क्या बोलते हैं आपको, तो वो बन जाता है एसाइल कोएंजाइम में पकड़ने के बाद। ठीक है, तो पकड़ने में एसएच ग्रुप हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की ध्यान से देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट एसाइल कोएंजाइम, नॉट एट ऑल एसिटाइल कोएंजाइम, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, अभी के तरफ में अब समझते कि ऑक्सीडेशन हो कैसा रहा है फैटी एसिड में। देखिए तो पहले फैटी एसिड्स जो है जो कि आपके पहुंचे जो पर्टिकुलर सेल्स है, डाइपोस, किडनी, मसल, ये सब पे वो डायरेक्टली नहीं होंगे, वो डायरेक्टली लाइक उन पे काम नहीं होगा। तो पहले क्या किया जाएगा? 2 स्टेजेस में बांटा जाता है ऑक्सीडेशन को। पहला होता है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें कि तैयार करके उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है, एंड दूसरा स्टेज इज योर आपका क्या बोलते हैं हम, दूसरा स्टेज इज योर ओरिजिनल या फिर मेन बीटा ऑक्सीडेशन। तो पहले जो है हम लोग बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज जो है 2 स्टेप में बटा हुआ है, स्टेप 1 और स्टेप 2, और जिसको स्टेप 2 को हम लोग कार्निटिन सब्सट्रेट भी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं बात करते हैं, पहले इसको बात करते हैं। देखिए स्टेप 1 में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में, तो कहाँ पे आकर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसाइल कोएंजाइम में। यू नो एसाइल कोएंजाइम में कैसे बना? एसएच ग्रुप प्लस फैटी एसिड, जिसमें से OH को रिमूव कर दिया गया था, प्लस कोएंजाइम में जो एसएच ग्रुप के साथ में मिलके बनाया क्या? फैटी एसिड, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 लाइक ATP विच इज कन्वर्टिंग टोटली इनटू AMP। तो 2 फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे टूटे,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए हम लोग जब एनर्जेटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 2 ATP हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ओनली। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए कि 2 ATP फर्स्ट स्टेप में ही यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो एसाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ये साइटोप्लाज्म में। लेकिन साइटोप्लाज्म में जो है अपना फैटी एसिड का मेन ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो कम दूसरा करना क्या है, अब इसको अंदर भेजना है। कहाँ भेजना, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, कार्नेटिन शटल। अब देखिए कार्नेटिन शटल का यूज़ क्या है, कार्नेटिन शटल का यूज़ है कि इसको अंदर भेजना, किसको, आपका एसाइल कोएंजाइम है जो कि ये क्या मतलब साइटोप्लाज्म में, इसको अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्या बोलते हैं, एसाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ कार्नेटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 इन द साइटोप्लाज्म में कौन सा, CAT1 कन्वर्ट करता है एसाइल कोएंजाइम ए को इनटू विद द हेल्प लाइक जुड़ के, किसे कर, एसाइल कोएंजाइम ए इधर से आया, कार्नेटिन इधर से आया, दोनों ने मिलकर बनाया एसाइन कार्नेटिन, जबकि कोएंजाइम में रह गया बाहर, ठीक है। एसाइल कार्नेटिन जो है वो ट्रांसफरेज एंजाइम से अंदर चला जाता है इनटू व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर अब यहाँ पे CAT2 के हेल्प से एसाइल कार्नेटिन अगेन विल रिएक्ट विथ COA एंड गिव द कार्नेटिन एंड एसाइल कोएंजाइम ए विल बी लेफ्ट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप कहिएगा ये कोएंजाइम ए कहाँ से आ रहा है, देखिए कोएंजाइम ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इनफ अमाउंट में हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी बस चिंता ये करनी है कि CA2 अंदर लाइक का एसाइल कोएंजाइम को एसाइल कार्नेटिन में बदला एंड CA1 एंड CA2 जो है एसाइल कार्नेटिन को कन्वर्ट कर दिया एसाइल कोएंजाइम ए में, एसाइल कोएंजाइम ए में। अब ये एसाइल कोएंजाइम ए जो है ये अंदर घुसेगा, कहाँ घुसेगा, मेन आपका जो है मेन साइकिल में घुसेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं ये कार्निटीन क्या है, थोड़ा सा कार्निटीन का बात अगर कर लिया तो देखिए कार्निटीन क्या होता है। कार्निटीन जो है वो एक्चुअली एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बनता है लाइसिन एंड मिथ्योनिन के हेल्प से। कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है। अच्छा अब आप बोलिए कि लाइसिन और मिथ्योनिन दोनों बोथ अमाइनो एसिड्स हैं, तो उनसे अगर कार्निटीन बन रहा है तो कार्निटीन को प्रोटीनियस होना पड़ेगा, लेकिन दैट हैज़ टू बी रिमेंबर दैट कार्निटीन जो है वो नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड है जो कि एक्चुअली अमाइनो एसिड से बन रहा है, बट इट इज़ नॉट अ प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। अच्छा इसके प्रोडक्शन के टाइम में हमको विटामिन सी चाहिए होता है, क्योंकि जो कार्निटीन सिंथेसिस के टाइम में जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए विटामिन सी जो है वो कोएंजाइम की तरह काम करता है। वी मस्ट रिमेंबर व्हाट विटामिन इज कमिंग वेयर। ऑल्सो जो सोर्स ऑफ कार्निटीन है वो है मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कार्निटीन को विटामिन BT भी कहा जाता है। देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद रखिएगा विटामिन BT कहा जाता है। तो इतना नॉर्मल बात है कार्निटीन के बाद में। अब यहाँ पे वापस आते हैं, तो एसाइल कोएंजाइम में बन गया, कार्निटीन बन गया। हालांकि सटल के बारे में और थोड़ी सी बात किया जाए तो देखिए मीडियम, ये है मीडियम चेन फैटी एसिड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये दोनों का फुल फॉर्म मैंने कह दिया, अभी ध्यान से याद रख लीजिए। इन दोनों को कार्निटीन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये इजिली पास कर सकते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकते हैं। चाहिए किसको कार्निटीन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को, ठीक है। उसके अलावा कार्निटीन डिफिशियंसी का केस हो सकता है, जिसमें कि कार्निटीन डिफिशियंसी का CAT1 और CAT2 दोनों का डिफिशियंसी देखा जा सकता है बॉडी में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब कार्निटीन डिफिशियंसी होगा तो हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स आएंगे। नाउ यू विल से कि इसका हाइपोग्लाइसीमिया से क्या है। देखिए जब हम लोग खाना नहीं खाते फास्टिंग स्टेज में, जो अपना बॉडी होता है वो टोटली जो डिपेंड करता है फैटी एसिड्स पे, कि भाई फैटी एसिड्स से एनर्जी निकालेंगे। लेकिन चूंकि कार्निटीन डिफिशिएंट है तो ये पूरा साइकिल ही नहीं चल पाएगा, तो कभी भी जो अपना फैटी एसिड है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसाइल कोएंजाइम में। और ये जब अंदर जा नहीं सकता तो ये कैसे काम करेगा, काम ही नहीं करेगा। फैक्ट है, ये काम ही नहीं करेगा। ये एक्चुअली फैटी एसाइल कोएंजाइम है, ठीक है। तो इतना नॉर्मल है। फैटी इज लाइक फैट, ये फैट को रिप्रेजेंट करता है। एसाइल कोएंजाइम में पर्टिकुलर ग्रुप इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड एंड दिस फैटी इज वो डिसाइड करता है कि कितना कार्बन होगा, ठीक है। एसाइल कोएंजाइम में कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द फैट हैज, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए ट्रांसलोकेज या फिर ट्रांसफरेज का डिफिशियंसी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर नहीं जाएगा। क्या बोलता है, एसाइल कार्निटीन अंदर नहीं जाएगा, फिर तो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, इसकी वजह से ये पूरा साइकिल, ये पूरा शटल जो है वो रुक जाएगा। दैट्स द होल थिंग अबाउट कार्निटीन शटल और फिर कार्निटीन ट्रांसफरेज। अब अगर देखा जाए तो बीटा ऑक्सीडेशन जो हुआ, अब बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर ये
ये अपना प्रॉपर है। अभी क्या हमने देखा कि फैटी एसाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गया। फैटी एसाइल कोएंजाइम में 4 स्टेप्स, अगले 4 स्टेप्स में इसको जो करना है कर देगा, घूम के फिर एसाइल कोएंजाइम में बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि फैटी कोएंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए पूरे साइकिल के बाद फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा, लेकिन उस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में जो कार्बन के अमाउंट होंगे वो -2 होंगे। और ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक कि जो लास्ट आपका जो अमाउंट बचा, लास्ट जो कार्बन लास्ट जो फैटी एसिड बचा, जो फैटी एसिड वो 4 है। एंड वो जब 4 सी वाला 4 कार्बन वाला फैटी एसिड घुसेगा इस फैटी एसाइल कोएंजाइम में, 4 कार्बन वाला जब एंटर करेगा इस साइकिल में बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर में, तो वो जो लास्ट प्रोडक्ट देगा उसके आगे फिर नहीं होगा। तो सो द लास्ट प्रोडक्ट इज 2C फैटी एसाइल कोएंजाइम में विल नॉट गो फर्दर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को वहाँ पर होता क्या। यहाँ पे 4 स्टेप्स होंगे। फैटी एसाइल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस एंड कन्वर्ट इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम में। सिंपल सा बात है, फैटी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस एंजाइम लगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में बना। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ FADH2। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम में, काफ़ी लंबा नाम है, वो कन्वर्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इओनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। एंड ये एक्चुअली ये स्टेप हाइड्रेशन है, कुछ नहीं हुआ, पानी ऐड हुआ इसमें। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो दिया विद द हेल्प ऑफ इनॉइल कोएंजाइम ए। एंड फिर ये जो है कन्वर्ट हो गया इनटू बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम में, गिविंग आउट 1 NADH। तो अभी तक क्या क्या बना, एक FADH2 और एक NADH। ये एनर्जेटिक्स में काम आएगा। उसके अलावा जो बीटा कीटो फैटी एसिड जो है वो एंटर कर गया इनटू बीटा फैटी एसिड कोएंजाइम में, वो कन्वर्ट हो गया इनटू अगेन किसमें, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल, देखिए यहाँ पे क्या एसाइल कोएंजाइम है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में, दिस इज नॉट द सेम। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर कर जाएगा TCA में, जहाँ पे वो टोटल 10 ATP बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो उसमें 2 कार्बन कम है, और ये फिर से वो पूरा साइकिल में घूमेगा अनटिल 2 कार्बन लेफ्ट हो। ठीक है, एनर्जेटिक्स की बात करते हैं। तो एनर्जेटिक्स के लिए हम लोग लेते हैं पाल्मेटिक एग्जाम्पल, पाल्मेटिक एसीटेट का। टोटल पाल्मेटिक एसीटेट जो है, पाल्मेटिक एसिड या फिर पाल्मीटेट जो है, इसमें टोटल 16 कार्बन है। और ये इस वजह से ये जब 7 बार इस साइकिल में घूमेगा तो लास्ट में 2 कार्बन बचेंगे। ठीक है, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इवन फैटी एसिड्स ओनली बिकॉज फॉर ऑड चेन्स वी हैव टू टॉक अबाउट अ डिफरेंट थिंग। बट अभी के लिए आप बस समझिए कि टोटल 8 बार इस साइकिल को 7 बार ये साइकिल घूमेगा, तब जाके पाल्मेटिक एसिड का फुल ऑक्सीडेशन होगा। तो टोटल 7 साइकिल, 7 साइकिल की वजह से 7 NADH2 आएगा, 7 FADH2 आएगा एंड 8 एसिटाइल कोएंजाइम आएगा, नॉट एसाइल, एसिटाइल कोएंजाइम आएगा। टोटल कितना, 8। ठीक है, क्योंकि जो वो लास्ट 2 बोल रहे हैं, लास्ट 2C, वो खुद एसिटाइल कोएंजाइम ही है। तो पूरा का पूरा एसाइल कोएंजाइम है, अगर देखा जाए पूरा का पूरा फैटी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आई डोंट नो, बट हाँ मतलब अभी नहीं है, बाद में यू कैन कमेंट। खैर हाँ, तो टोटल 7 साइकिल होंगे, उनमें 8 एसाइल कोएंजाइम में, 7 FADH2 एंड 7 NADH आएगा। ये जो NADH है वो टोटल 2.5 ATP देता है। FADH जो होता है पर FADH 1.5 ATP एंड एक एसिटाइल कोएंजाइम में हमने कहा कि TCA में घुस के 10 ATP जनरेट करेगा। तो टोटल FADH 7 FADH यानी 7 × 1.5 विल गिव 10.5 ATP। 7 NADH2 will convert 7 × 7.5 give 17.5 ATP। 8 एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल नॉट एसाइल, ध्यान से, एसिटाइल कोएंजाइम में will give 8 × 10 is equal to 80 ATP। So total 108 ATP has been formed। ठीक है, और इसमें से चूंकि 2 ATP जो हमने बात की थी कहाँ पे, एक्टिवेशन के टाइम पे, फर्स्ट स्टेप प्रिपरेटरी का फर्स्ट स्टेप में, वहाँ पे 2 ATP यूटिलाइज हो गए थे, तो -2 गिविंग 106 ATP in total। So this is how the beta oxidation has been working। ठीक है,
इसके अलावा थोड़ा सा बात और करते हैं कि ये रेगुलेट कैसे होता है, बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है। देखिए फैटी एसिड है जो कि सबस्ट्रेट की तरह है, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैटी एसिड होगा तो यानी कि क्या रिएक्शन में जो अगर रिएजेंट ज़्यादा होगा प्रोडक्ट कम होगा तो ऑफकोर्स जो आपका जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स द राइट यानी कि टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड भरेगा। तो अगर फ्री फैटी एसिड ज़्यादा है तो मोर बीटा ऑक्सीडेशन होगा। हार्मोन में अगर ग्लूकागोन है तो ग्लूकागोन लाइपोलाइसिस करवाएगा यानी कि फैट्स को तोड़ के फ्री फैटी एसिड्स निकालेगा, नहीं है फ्री फैटी एसिड्स अगेन ये बढ़ जा रहे हैं, रीजन तो यही है बढ़ जा रहे हैं, तो अगेन जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा। हार्मोन्स में अगर इंसुलिन है, इंसुलिन लाइपोलाइसिस को घटा दे रहा है, फैटी एसिड घट रहे हैं, फैटी एसिड घट रहे हैं यानी कि रीजेंट साइड घट रहा है, तो ऑफकोर्स क्या जो है आपका बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एंजाइम CAT1 जो है ये भी अच्छा खासा कंट्रोल करता है। वो क्या करता है कि जितना ज़्यादा CAT1 उतना ज़्यादा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफकोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंजाइम है, बट हाँ अप टू अ लिमिट वी नो दैट हाउ एंजाइम्स वर्क। अच्छा CAT1 दैट इज कार्निटीन एसाइल कोएंजाइम एसाइल कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज जो है ये इनिबिट हो सकता है बाय माइनोलाइन क्या बोलते हैं मेलोनाइल कोएंजाइम ए से, और फिर इसके इनिबिशन की वजह से पूरा का पूरा बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो रुक सकता है। इसके अलावा बात करते हैं डिफेक्ट्स इन बीटा ऑक्सीडेशन। ट्रांसफरेज डिफिशियंसी हो सकती है। ट्रांसफरेज डिफिशियंसी कहा था वो जो एसाइल कैरेटिन को यहाँ पे अपना जो हमने बात की थी, एक मिनट हमने जो बात की थी कि एसाइल क्या बोलते हैं एसाइल कार्निटीन को अंदर लेके जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर वो कम हो जा रहा है तो क्या होगा कि एसाइल कार्निटीन जो यहीं पे इसी साइड में साइटोप्लाज्म में ही जमा होने लगेगा, अल्टीमेटली ब्लड वगैरह सब जगह दिखने लगेगा। सिम्टम्स क्या है, हाइपोकीटोइक ग्लाइसीमिया। अब आप बोलिए कि हाइपोग्लाइसीमिया कैसे हुआ और कीटोइक कैसे हुआ, हाइपोकीटोइक कैसे हुआ। देखिए फ्री फैटी एसिड्स हैं, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड्स जो है जब मान लेते हैं कि बॉडी जो है बॉडी अगर फ्री फैटी एसिड्स को लाइक यूज़ ही नहीं कर पा रहा तो कीटोन बॉडी प्रोडक्शन अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि ये जो FFA जो है वो खुद जो है वो वहाँ पे जमा होते जा रहा है, तो जो रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो न्यू कीटोन बॉडी जनरेट करने का कोई मतलब बचता नहीं है। और हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि चूँकि फैट अब बचा नहीं, हम लोग मतलब फैट को हम लोग मेरा जो बॉडी है वो यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहा, लाइक क्या बोलते हैं प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो हाँ ग्लूकोज पे डिपेंड करेगा, एंड ग्लूकोज पे जैसे ही डिपेंडेंट बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स हाइपोग्लाइसीमिया केस आएगा, हालांकि फास्टिंग में आएगा लेकिन आएगा। इसके अलावा हाइपर एमोनिया हो जाएगा। हाइपर अमोनिया वाई, हाइपर अमोनिया होने का मेन रीजन ये है कि देखिए जब बॉडी के पास ग्लूकोज कम है, फैट्स को तोड़ नहीं पा रहा क्योंकि वो जाके जमा हो जा रहा है इनटू लाइक एसाइल कार्निटीन में, तो ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन बचता है प्रोटीन के, प्रोटीन को यूज़ कर लो, एंड प्रोटीन को अगर यूज़ किया जाएगा तो ऑफकोर्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो सबसे बड़ा मेस्ट प्रोडक्ट आता है वो अमोनिया आता है, तो बॉडी में अमोनिया का अमाउंट बढ़ जाएगा, एंड इसके सेम रीजन कि अमोनिया लाइक प्रोटीन को यूज़ किया जाएगा स्केलेटल मसल में वीकनिंग में दिखेगी। और उसके अलावा जो है लीवर डिसीज़ जो है वो बढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि अमोनिया जो है जाके कहाँ पे लाइक मेटाबोलाइज होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिक एसिड इन लीवर, एंड लीवर में चूंकि अमोनिया ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये लीवर की भी एक एफिशिएंसी है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ अमोनिया होगा जिसकी वजह से जो लीवर है वो बढ़ जाएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज हेपेटोमेगाली। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी, दैट इज MCAD। MCAD क्या है, MCAD जो है ना वो एंजाइम है जो कि एक्चुअली इस एंजाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि कन्वर्ट कर रहा है लाइक तोड़ रहा है किसको, बीटा ऑक्सीडेशन में काम आ रहा है ऑफ मीडियम चेन फैटी एसिड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग चेन, मीडियम चेन फैटी एसिड। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेस, अगर मीडियम चेन फैटी एसिड तो मीडियम चेन फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस। सिंपल सा बात है, कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं है। तो एसाइल कोएंजाइम ए एक्चुअली बोला जाए तो MACD इज नथिंग बट द एसाइल कोएंजाइम ए डिफिशियंसी, बट इट इज़ स्पेसिफिक फॉर मीडियम चेन, सो मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस डिफिशियंसी, सॉरी। तो ये जो डिहाइड्रोजनेस का डिफिशियंसी होगा इसकी वजह से जो है आपका फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड का ब्रेकडाउन वो घट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो डिफिशियंसी हो रहा है ये ड्यू टू या तो क्या बोलते हैं या तो डिफिशियंट है या फिर मिसिंग है टोटली, ये होता है ड्यू टू जेनेटिक काउजेज। कोई सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स लीवर इनलार्जमेंट होगा। क्यों लीवर इनलार्जमेंट होगा, क्योंकि जो अपना क्या बोलते हैं अल्फा बीटा सॉरी फैटी एसिड कोएंजाइम में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज़ वाज कन्वर्टिंग बाय एसाइल डिहाइड्रोजनेस, तो एक्युमुलेशन हो जाएगा उसका। इसके अलावा क्या होगा, एसाइल कार्निटीन का बिल्डअप बढ़ जाएगा इन द बॉडी, ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है तो ये वाला स्टेप
जो एसाइल कार्निटीन है ये भी आगे होगा नहीं, जब ये होगा नहीं तो एसाइल कार्निटीन जो है अगेन जो है उसका बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से वो बॉडी में आराम से दिखेगा। इसके अलावा हाइपोकेटोमिक ग्लाइसीमिया सेम रीजन है, ये सारे के सारे डिफिशियंसी में दिखता है। एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ C6 to C12 या फिर किसी किसी बुक में C10 है, हम लोग C10 लेके चलते हैं। C6 to C10 फैटी एसिड्स का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा इन द ब्लड। जेमेशियन वोमिटिंग डिसऑर्डर, व्हाट इज जेमेशियन वोमिटिंग डिसऑर्डर? इसका काउज क्या है? पहले क्या, ईटिंग अनराइप एप्पल फ्रूट। व्हाट इज एप्पल फ्रूट? आई हैव नो आइडिया व्हाट इज एप्पल फ्रूट, बट हाँ, ईटिंग अनराइप एप्पल फ्रूट की वजह से जो है आपका ये होगा। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि जो आपका एप्पल फ्रूट है उसमें हाइपोग्लाइसिन, दिस इज द मेन पॉइंट वी हैव टू फोकस अबाउट, कि हाइपोग्लाइसिन ए मिलेगा, दैट इज अ टॉक्सिन विच एक्चुअली ब्लॉक्स एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेस, विच इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ MCAD डिसऑर्डर, डिफिशियंसी ऑर्डर ओनली। बट हाँ, ये मीडियम चेन के लिए, तो ये सबके लिए है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेस को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है? वोमिटिंग होगा। आप बोलेंगे आपकी वोमिटिंग क्या होगा, कि देखिए वोमिटिंग की वजह से क्या होता है कि लाइक पहले तो क्या कि चूंकि फैटी एसिड्स को हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, तो बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया केस आता है, तो बॉडी में जो ब्रेन होता है, ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं। कौन से सिग्नल्स जाते हैं? वोमिटिंग सेंटर्स में सिग्नल्स जाते हैं कि भाई खाली करो, खाली करो, खाली करो, लाइक उल्टी करो। तो इसकी वजह से यहाँ पे उल्टी होता है। इसके अलावा बात करते हैं कार्निटिन डिफिशियंसी, हमने पहले भी बात की थी कि कार्निटिन दो टाइप के हो सकते हैं, CAT1 एंड CAT2। लेकिन बस इंपॉर्टेंट ये बात है कि CAT1 जो है आपका मेनली लीवर में काउज करेगा, सारी लाइक दिक्कतें करेगा, जबकि CA2 स्केलेटल मसल में। क्यों ऐसा हो रहा है इसके पीछे, वी शुड हैव गॉन बट अभी नहीं गए, तो वी विल गो देयर एंड मे बी आई विल टेल यू लेटर। बट हाँ, अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो दिस वाज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, काइंड ऑफ अच्छा टॉपिक है। लेकिन ये सारा जो हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ लाइक आपके क्या बोलते हैं, इवन फैटी एसिड के लिए हुआ है, ये ऑड चेन फैटी एसिड के लिए नहीं हुआ। ऑड चेन फैटी एसिड के लिए वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो।